चिट्ठी जो खून में भीगी थी, एक गुंडा जिसे खुद को रावण समझने का घमंड था, और एक आदमी जिसे चाहिए था बस चोरी। जानिए इस वीडियो में आगे इन सब के बीच में क्या हुआ। फिल्म की शुरुआत होती है श्रीलंका में जाफना के मंगूस जंगल से, और मंगूस जंगल में आर्मी की निगरानी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे थे और यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। वास्तव में वो लोग यहाँ जमीन के नीचे दबे हुए हथियारों को ढूंढ रहे थे, और तभी इन्हीं लोगों में से हम राणा तुंगा नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे खुदाई के समय कुछ दिखाई पड़ता है। वास्तव में वो एक बॉक्स था जिसके अंदर बहुत सारा सोना था। ये देखकर तो वह राणा तुंगा चौंक गया था। अब राणा तुंगा ये बात अपने भाई सोमलो को बताता है और कहता है कि क्या जिंदगी भर मजदूर की तरह ही काम करना है या फिर इस वक्त को बदलना है। तो इसी वजह से ये लोग श्रीलंका के आर्मी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन श्रीलंका की आर्मी बहुत बड़ी थी, इसलिए वह उस सोने से भरे बॉक्स को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं और समुद्र के रास्ते से होते हुए वह श्रीलंका को छोड़कर इंडिया में पहुंच जाते हैं। तो इंडिया के किनारों पर सबसे पहले वो लोग इस सोने को छुपाते हैं, और जैसे वो यहाँ से जाने लगते हैं तो अचानक जब पुलिस राणा तुंगा को पकड़ती है तो क्या राणा तुंगा अब भी बच पाएगा या उसका सच बाहर आ जाएगा। और पुलिस उन्हें देखते ही अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग कोई अच्छे इंसान तो नहीं है, ये लोग श्रीलंका से भागकर आए हुए मुजरिम है, मतलब कि जरूर कुछ गलत काम करके भागे हैं, और उनके पास कोई आईडी भी नहीं है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस भी नहीं चल सकता। ये बात जब राणा तुंगा ने सुनी तो वह चौकन्ना हो गया, और फिर उन सभी लोगों ने उस पुलिस वालों को एक एक सोने का बिस्किट दे दिया। यानी कि राणा तुंगा और उसके आदमी रिश्वत देकर अब भारत में ही रहने लगे थे। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है और अब हमें भारत के राष्ट्रपति वसुंधरा को दिखाया जाता है, जिसके पास एक खून से सनी हुई चिट्ठी आती है। जब बच्ची की चिट्ठी राष्ट्रपति तक पहुंचती है तो सोचिए, अगर आप गांव के हर बुजुर्ग और नौजवान के अंगूठे काट दिए जाएं तो आप क्या करेंगे। क्योंकि आंध्र प्रदेश के मोटोपल्ली गांव से आई थी। वास्तव में चिट्ठी को एक छोटी सी बच्ची ने लिखा था और वो अपने गांव के इलाके के बारे में बता रही थी कि यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब भी आजाद नहीं हुए हैं। वसुंधरा उस चिट्ठी में लिखी हुई हर एक बात को महसूस कर रही थी, क्योंकि वो चिट्ठी केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि वो चिट्ठी में उन सबके कटे हुए हाथ के अंगूठे भी थे जो लोग उस बच्ची के साथ खड़े थे। इसलिए अब राष्ट्रपति वसुंधरा ने तुरंत ही एक सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और कहती है कि आंध्र प्रदेश के मोटोपल्ली गांव में जाओ और वहां जाकर पता करो कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वहां पे क्या चल रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति वसुंधरा समझ गई थी कि मोटोपल्ली गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो आ चुकी है। उसके बाद सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति वहां जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें आंध्र प्रदेश के मोटोपल्ली गांव को दिखाया जाता है, जहां पर के कुछ किसान जो है वो हल चला रहे थे। तभी बीच खेत में उन्हें कुछ मरे हुए लोगों की बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उन सभी किसानों के होश उड़ गए थे। इन सभी घटनाओं को सुनने के बाद ही विजय लक्ष्मी नाम की एसआई आती है, और वो यहाँ आने के बाद यह बात जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया, यानी कि जो लाशें किसानों के खेतों में से मिली है उनके पीछे किसका हाथ। यहाँ ये भी परेशानी थी कि इस मामले बात करने के लिए गांव का कोई भी आदमी या फिर औरत आगे नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वे अपने अपने परिजनों की डेड बॉडी के पास जाते हैं तो वे लोग वहां जाकर रोने लगते हैं, और तभी यहाँ पर विजय लक्ष्मी को एक बच्चे से मालूम चलता है कि यह सब कुछ वास्तव में राणा तुंगा नाम के एक बहुत बड़े गुंडे ने किया है। ये सुनने के बाद वह तुरंत ही राणा तुंगा के घर पर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही विजय लक्ष्मी अपने बड़े सीनियर ऑफिसर को भी कॉल कर देती है। और विजय लक्ष्मी के साथ जो कांस्टेबल राणा तुंगा के घर पर जा रहे थे, जब उन्हें मालूम चला कि वो लोग राणा तुंगा घर पर जा रहे हैं तो जितने भी आदमी पुलिस वाले थे वो सब गाड़ी से उतर जाते हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी और उसकी सभी सात महिलाएं ऑफिसर राणा तुंगा के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर की राणा तुंगा की माँ मौजूद थी। विजय लक्ष्मी यहाँ राणा तुंगा की माँ के सामने ही राणा तुंगा के लोगों को बुरी तरह से मारती है। लेकिन तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती यहाँ पर आ जाती है और बड़ी ही चालाकी से उनसे कहती है कि आप इस तरह से लड़िए मत, कृपया कर अंदर आ जाइए। ऐसा कहकर वह सबको अंदर बुला लेती है। और जब भारती यहाँ विजय लक्ष्मी के मुंह से राणा तुंगा के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा सुनती है तो वो यहाँ पर उन सभी लेडीज पुलिस वालों को बुरी तरह से पिटवाती है और उनके सारे कपड़े भी उतरवा देती है और उन्हें एक कमरे में कैद करवा दिया जाता है। यहाँ पर भारती विजय लक्ष्मी को बताती है कि राणा तुंगा कोई आम आदमी नहीं है, वो एक रावण है और यह उसकी लंका है। यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि कोई राम आएगा, कोई हनुमान आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक ऐसी जगह है जो हमेशा से ही ऐसी रहेगी, किसी का इंतजार मत करना। जब विजय लक्ष्मी के साथ महिला अफसरों को बंधक बनाया जाता है, क्या अब कोई आएगा इन महिलाओं को बचाने, या ये लंका हमेशा के लिए लंका ही बनी रहेगी। इसके बाद अगले सीन में दमदार एंट्री होती है हमारे चाहते कलाकार सनी देओल की, यानी कि बलदेव सिंह प्रताप की, जो कि ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है। जब सनी देओल की धमाकेदार एंट्री होती है, क्या बलदेव सिंह की श्रीलंका का राम बन पाएगा। और तभी अचानक से ट्रेन खराब हो जाती है, और जब वह ट्रेन से उतर कर टीसी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो यहाँ पर पता चलता है कि आगे एक मालगाड़ी पलट गई है, जिस वजह से ट्रेन में कुछ 5-6 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर बलदेव को भूख भी लगी थी, इसलिए बलदेव पता करके कुछ दूरी पर एक छोटी सी टपरी थी जहाँ पर की इडली वगैरह मिल रही थी, तो बलदेव वहीं पर खाने के लिए चला गया। वहाँ जाकर वह माता से दाल रोटी खाने के लिए पूछता है। माता उसे मना कर देती है कि बेटा यहाँ दाल रोटी नहीं मिलती, या इडली मिलेगी। आप वैसे तो बलदेव नॉर्थ से आया है और उसे इडली खाने की आदत नहीं है, लेकिन उस माता ने यहाँ पर बलदेव को
बहुत ही प्यार से इडली दी थी, इसलिए वो उस इडली को बहुत ही चाव से खाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उनके धक्का लगने की वजह से बलदेव के हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे कि पूरा खाना खराब हो जाता है, जो कि उस औरत ने उसे बड़े ही प्यार से दिया था। अब बलदेव तुरंत ही उस गुंडे के पास उससे कहता है कि मैं खाना खा रहा था, मेरे हाथ में इडली थी और तेरा धक्का लगने की वजह से इडली नीचे गिर गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू सॉरी बोल दे और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद वह गुंडा जोर जोर से हंसने लगा। वो यहाँ बलदेव से कहता है कि तू जानता भी है कि तू किसे सॉरी बोलने के लिए कह रहा है, तू आया तो यहाँ पर 2 पैरों पर रहा है लेकिन जाएगा 4 कंधों पर। इसके बाद वह बलदेव पर हमला कर देते हैं। फिर फेमस डायलॉग बोला जाता है सनी देओल की तरफ से, इस 2.5 किलो हाथ की पावर पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। लेकिन बलदेव तो यहाँ पर उन सभी की बुरी तरह से बैंड बजा देता है और आखिर तक उस गुंडे से सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोलने के लिए ही कह रहा था। लेकिन यहाँ पर वह गुंडा बलदेव से कहता है कि राम सुब्बा रेड्डी का आदमी है, जो कि एक बहुत बड़ा मंत्री है। ये सुनने के बाद बलदेव तुरंत ही रामा सुब्बा रेड्डी के पास पहुंच जाता है और वहाँ जाकर उसके गुंडे समेत सुब्बा रेड्डी को भी अच्छे से कपड़ों की तरह धो डालता है। लेकिन यहाँ भी मंत्री ने सॉरी नहीं कहा। वो कहता है कि मेरे ऊपर भी सोनू का हाथ है और वो वहीं पर जा रहा है। यह सुनने के बाद बलदेव भी उसके साथ जाने लगता है। इसके बाद हम सोनू को देखते हैं, जो कि एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। वास्तव में वो अपने आसपास के सारे गांव की जमीनों को हथियाना चाहता है, इसी वजह से वो यहाँ के लोगों के पेपर्स पर जबरदस्ती साइन ले रहा है। उन सभी डरे हुए लोगों के पास साइन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है बलदेव की। बलदेव के यहाँ पर आने के बाद सोनू उससे कहता है कि तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने गलत लंका में पैर रख दिया है, तुझे पता नहीं कि अब तेरे साथ क्या होगा। लेकिन बलदेव उससे कहता है कि तू सॉरी बोल दे भाई, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन फिर से यहाँ पर भी बलदेव को इन सबको धोना पड़ता है, क्योंकि सोमलू सॉरी नहीं बोल रहा। आखिर में बलदेव जब सोमलू के बहुत सारे लोगों को कूट देता है तो यहाँ पर सोमलू बताता है कि तू जानता नहीं कि मेरा भाई राणा तुंगा है। तो अब बलदेव ने भी फैसला कर लिया था कि अब वह राणा तुंगा से ही सॉरी बुलवाएगा। इसलिए बलदेव सोमलू को लेकर राणा तुंगा के घर पर ही पहुंच जाता है। जब बलदेव बार बार सॉरी की मांग करता है, क्या कभी किसी एक सॉरी की कीमत इतनी भारी हो सकती है? अब राणा तुंगा यहाँ पर उसके सामने आता है और जब उसे ये सारी बातें पता चलती है कि एक आदमी ने राणा तुंगा के इतने सारे लोगों को पीटा है, तो वह चौंक गया था कि एक सॉरी बोलने की वजह से इस आदमी ने ये सब कुछ कर। ये सभी बातें बलदेव राणा तुंगा को बता रहा था। अब राणा तुंगा भी सोच रहा था कि एक सॉरी ही तो बोलना था, बोल देता। अब यहाँ पर राणा तुंगा हमारे हीरो बलदेव से सॉरी क्या देता है। यह सुनने के बाद बलदेव कहता है कि अब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं यहाँ से शांति से जा सकता हूँ। जब हमारा बलदेव यहाँ से जाने लगता है तो बाहर ही उसे कुछ पुलिस ऑफिसर की वर्दी दिखाई पड़ती है, जिनके ऊपर खून के दाग भी लगे हुए थे। यहाँ बलदेव उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या है। बाद में सारी पुलिस की वर्दियों को समेट कर वह कुछ खून के धब्बों का पीछा करने लगता है, जो कि उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ वह सारी लेडी ऑफिसर को बिना कपड़ों के रखा गया था। तब यहाँ पर बलदेव उन सभी को वर्दी देता है। वह सारी लड़कियां वर्दी पहन लेती हैं और अब यहाँ पर बलदेव को बहुत ही जोर का गुस्सा आता है। वह कहता है कि एक इडली के गिर जाने की वजह से मैंने इन सबको पीटा है और अब तूने इतनी बड़ी गलती कर दी है, वह भी हमारे देश की बेटियों के साथ। यह देखकर तो बलदेव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन राणा तुंगा उसे पूछता है, ये पुलिस वाली तेरी क्या लगती है भाई? बलदेव जवाब देता है, ये सब मेरी बहनें हैं। और अब बलदेव इन सबको चुन चुन के मारने लगता है। इसके लिए तो अब राणा तुंगा भी तैयार था कि बहुत हो गया तेरा, अब मैं भी सहन नहीं करने वाला, क्योंकि अब बात मेरे ऊपर आ रही है। यहाँ दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी थी। लेकिन तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती ने यहाँ राणा तुंगा को रोक लिया था। भारती राणा तुंगा से कहती है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम होने वाला है, अगर यहाँ पर हमने कुछ कांड कर दिया तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए इसे यहाँ से जाने दो। अब बलदेव सभी लेडीज ऑफिसर को लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वह बीच रास्ते में थे तभी राणा तुंगा के बहुत सारे लोग इनका पीछा करने लगते हैं। वह तो बस इन्हें मारना चाहते थे। राणा तुंगा के लोग इनके ऊपर फायरिंग भी कर रहे थे और इन्हीं में से एक लेडी ऑफिसर को गोली लग जाती है। वह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और बलदेव को उसकी मदद करनी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए वो गांव में घुसकर मदद लेने की सोचता है। लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। तभी बलदेव के पास राणा तुंगा का कॉल आता है और कहता है कि तू ये मत सोचना कि कोई तेरी मदद करेगा, तेरी मदद कोई भी नहीं करने वाला है। मैं उन सारी लड़कियों को मार दूंगा, आखिर में मैं तेरा चेहरा देखूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर बलदेव विजय लक्ष्मी से पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये आदमी कौन है। तब यहाँ पर विजय लक्ष्मी बताती है कि वह इस जगह का रावण है और उसने जगह पर तबाही मचा रखी है। इसके बाद कहानी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और ये कहानी जो है स्विट्जरलैंड में पहुंच जाती है, जहाँ कुछ साइंटिस्ट ने इसी जगह पर यूरेनियम का एक और विकल्प यानी थोरियम को ढूंढ लिया था। यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिसका प्रयोग परमाणु जैसे हथियार बनाने में किया जाता है। मतलब जिस जगह में लोगों की जमीनें हैं उस गांव के नीचे ही थोरियम है, इसलिए राणा तुंगा जमीन को खरीदना चाहता है और उस पूरे थोरियम को निकालना चाहता है। इस डील में बहुत बड़े बड़े मंत्री भी शामिल है और उन्हीं की डील उन लोगों से हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राणा तुंगा को मिला है कि वह उन सभी लोगों की जमीन को खाली कराए। इसलिए वो जबरदस्ती उन सभी की जमीनों को हथियाना चाहता है। लेकिन जब वह सभी लोग नहीं माने तो राणा तुंगा ने उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो मार दिया था और इन सभी को मरते हुए देख गाँव के आधे लोग वैसे ही शांत हो गए हैं। विजय लक्ष्मी ये सारी बातें बलदेव को बता रही थी कि हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता।
बलदेव यहाँ पर विजय लक्ष्मी से कहता है कि क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, क्या है वहाँ पर कंप्लेंट करना चाहिए, लेकिन पुलिस तो खुद ही राणा तुंगा के साथ मिली हुई है। और फिर बलदेव भी सभी लेडी ऑफिसर्स के साथ उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वह सीनियर ऑफिसर से कह रहा था कि मुझे राणा तुंगा के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, लेकिन वह पुलिस वाला भी राणा तुंगा के साथ ही मिला हुआ था। वो सीनियर ऑफिसर यहाँ बलदेव से कहता है कि राणा तुंगा को आप इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते, और बातों ही बातों में यहाँ पर वह सारे पुलिस वाले भी बलदेव को ही चैन से बांध देते हैं, कहते हैं कि हम भी राणा तुंगा के ही कुत्ते हैं। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर सोमलो के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि हमने बलदेव को चैन से बांध दिया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम इसे जल्द से जल्द मारेंगे। जिस तरह से बलदेव चैन से बंधा हुआ था तो सभी पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वह कब्जे में आ चुका है, अब इसे आसानी से मारा जा सकता है। फिर थोड़ी देर में ही सोमलू आ जाता है और पुलिस वाले से पूछता है कि इसे किसने बांधा है। मैंने साहब बांधा है। तो सोमलू उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है तू पोस्टमैन है, वही बंद कर रहे, मेरी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं करेगा। फिर सोमलू बलदेव को मारता है, लेकिन इस जेल में ही एक और कैदी बंद था, और जब उसने यहाँ बलदेव को देखा तो वह भी चौंक गया। वह कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने जेल में किस आदमी को बंद कर रखा है। वह बताता है कि मैं विदेश में एक जेल में बंद था, उस जेल में एक आदमी आया था और वो आदमी यही था। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि यह आदमी जेल में सिर्फ बंद नहीं था, बल्कि उसने जेल में बहुत सारे लोगों को मार डाला था। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। जैसे ही बलदेव को थोड़ा सा होश आता है, वो सोमलू और पुलिस वालों की पिटाई शुरू कर देता है। बलदेव यहाँ तक कि उस सीनियर ऑफिसर के सारे पुलिस वालों को भी दो डालता है। बलदेव यहाँ पर बंद इसलिए था क्योंकि वह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, उन्हें क्या सजा दी जाए। आखिर में बलदेव ने सभी को मार दिया था, यहाँ तक कि सोमलू को भी जान से मार दिया। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर राणा तुंगा आता है, लेकिन तब तक बलदेव और उसके सभी लोग यहाँ से जा चुके थे। राणा तुंगा ने यहाँ पर अपने ही भाई की डेड बॉडी को देखा तो वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। तब बलदेव ने राणा तुंगा के पास कॉल किया और उसे कहता है कि ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जब अपने की मौत होती है तो कैसा लगता है, और मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ। इसके बाद हम सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को देखते हैं, जिसे राणा तुंगा के हर एक चीज के बारे में पता चल गया था कि वह श्रीलंका में एक आतंकवादी था और उसने वहाँ के बहुत सारे सोल्जर को भी मारा था, और ये सब कंफर्म हो चुका था कि वह एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसे किसी भी तरह से अरेस्ट करना ही होगा। लेकिन यह काम आर्मी वालों का लगता है, इसलिए यहाँ पर सत्यमूर्ति एक सोल्जर के पास कॉल करता है। वो बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि पुलिस वाले भी राणा तुंगा के साथ मिले हुए हैं, इसलिए पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए आर्मी को ही ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे सोल्जर कई और बिजी थे। लेकिन सुखवीर सिंह यहाँ पर सत्यमूर्ति को बताता है कि हमारे पास एक सोल्जर है जो कि इसी जगह के आसपास है, अगर हमने उसे यह खबर दे दी तो वह अकेला इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उसका नाम है बलदेव प्रताप सिंह। बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले ही बहुत सारे ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राणा तुंगा को, जो कि उस गांव के पास जाता है और वहाँ के सारे गाँव वालों को इकट्ठा करता है और उन सभी से जबरदस्ती साइन ले रहा था क्योंकि उसे ये सारी जमीन जो लेनी है। और तो और उसके सारे बैकअप भी तैयार थे। उसके पास जितने भी गुंडे थे वो सारे गुंडे आ चुके थे क्योंकि उसे मालूम है यहाँ पर बलदेव कभी भी आता ही होगा। राणा तुंगा ये सोच ही रहा था कि वहाँ पर बलदेव आ जाता है और यहाँ पर तबाही मचाना भी शुरू कर देता है और इन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा था। भले ही राणा तुंगा के पास बहुत सारे लोग, लेकिन बलदेव अकेला ही इन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था। और आखिर में यहाँ बलदेव सिंह राणा तुंगा के साथ एक धमाकेदार फाइट होती है जिसमें राणा तुंगा बहुत टक्कर देता है उसे, बट लास्ट में वो हार जाता है। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर राणा तुंगा को फांसी पर लटका देते हैं। तो इस तरह से एक और रावण का अंत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राणा तुंगा की माँ और उसकी पत्नी भारती ने खुद को गोली मार ली थी और राणा तुंगा की माँ को यह सब देखकर हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद बलदेव वो छोटी सी लड़की के पास जाता है, जिस छोटी सी लड़की ने वसुंधरा राष्ट्रपति के पास चिट्ठी लिखी थी और आज भी उस बच्ची ने बलदेव से कहा था कि अगर फिर से कोई समस्या होती है तो आप आओगे ना। इस पर बलदेव ने भी कहा कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से बलदेव प्रताप सिंह ने एक मिशन और कंप्लीट कर लिया, वह भी अकेले। जब सत्यमूर्ति ने सुना कि एक आदमी ने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है तो वो पूरी तरह से हैरान था और वह ऐसे वन मैन आर्मी ऑफिसर से मिलना चाहता है, एक आदमी जिसने सिर्फ एक सॉरी के लिए पूरी लंका हिला दी। सवाल ये नहीं कि उसने क्या किया, सवाल यह है क्या आप होते तो इतना करते? कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राम।